बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार ये वाला वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाऊंगा और इसमें मैं आपके साथ कुछ सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगा जिसमें हम सीखेंगे। कई बार हमारे सामने ऐसे सवाल आते हैं जिसमें बोलता है कि पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन, ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर या पेंटागन, हेक्सागन, उनके कोनों पे चार्जेस को रखता है और हमसे पूछता है कि नेट फोर्स बताओ किसी एक चार्ज पे, या सेंटर पे नेट फील्ड बताओ, या सेंटर पे एक चार्ज रखा तो उस पर नेट फोर्स बताओ। एक चार्ज हटा देंगे उन कोनों में से तो सेंटर पे अब नेट फोर्स कितना लगेगा ये बताओ। तो ये सब बड़े ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को 2 या 3 लाइन में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो ये सारा चीज सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले बेसिक्स पे अपन जाते हैं। मान लो अपने को एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के कोनों पे 3 चार्जेस रखे हैं। मे बी वो सेम हो सकते हैं, मे बी वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सब में जो एनालिसिस है वो बिल्कुल सेम होने वाली है। सपोज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड मान लो मैंने आपको डी बता दिया, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ और गिवन हो, ठीक है। यहाँ पे 3 चार्जेस रखे हैं, तीनों का चार्जेस मैं सेम ले रहा हूँ, क्यू क्यू एंड क्यू। सबसे पहले यहाँ पे ज्योमेट्रिकली 2-3 चीजें आप ध्यान रख लेना जो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। सबसे पहले याद रखना भाई, सेंट्रोइड जो होता है, ट्राइंगल का सेंटर पॉइंट जो होता है, वो किसी भी एक कोने से कितनी दूरी पे होता है ये कैसे पता लगा सकते हैं वो फटाफट मैं बता देता हूँ। तो मैंने क्या किया, सेंटर से इस लाइन को जोड़ दिया और यहाँ पे ना एक सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप किया और ये 90 डिग्री पे। अब हमको पता है अगर ये पूरी साइड डी है तो ये इतनी साइड कितनी होगी भाई, ये हो जाएगी d/2, ठीक है। और हमको ये पता है कि ये पूरा एंगल 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो उसका जो आधा एंगल होगा ये वाला, ये 30 डिग्री होने वाला है। तो इस ट्राइंगल को अगर अपन बनाते हैं तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट, ये 30 डिग्री होगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज सेंटर से हमको ये वाली दूरी निकालनी है, मतलब ये हाइपोटेन्यूज अपन को निकालना है, इसको मैंने कुछ r बोल दिया जिसको हम निकालना चाहते हैं। और ये वाला जो बेस है ये d/2 है, तो ये अपन ने d/2 यहाँ पे बना दिया। तो अगर मुझे r पता लगाना है तो मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज में खेलना है, तो वो मुझे कॉस अलाउ करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे cos 30 डिग्री लिख लेता हूँ तो cos 30 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो d/2 अपॉन r। तो मैं बोलूंगा r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, d/2 cos 30, और cos 30 मेरे ख्याल से √3/2 होता है, तो आप लिखोगे d/2 √3/2, ये 2 कटेगा तो r की वैल्यू आ जाएगी d/√3। तो इसको हमेशा ध्यान रखना, सेंटर से किसी भी कोने की जो दूरी होती है वो d/√3 होती है किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, जहां पे d होता है इसका साइड का लेंथ, ठीक है। ये बेसिक्स हो गए। अब अपन बात करते हैं कि हमसे सपोज पूछता है इस चार्ज पे नेट फोर्स बताओ इन बाकी के 2 चार्जेस की वजह से, तो वो आप कैसे निकालोगे, सिंपली कूलम्स लॉ लगाना है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है। कूलम लॉ क्या बोलेगा, ये वाला क्यू इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला क्यू इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये दोनों फोर्सेस हम बना लेंगे और वेक्टोरियली उनको जोड़ देंगे। अगर आपको वेक्टर्स में दिक्कत है तो मेरी वेक्टर वाली वीडियो जरूर से आप देख सकते हो, कंप्लीट प्लेलिस्ट है अपने पास। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्सेस को बनाऊं तो इस चार्ज पे एक फोर्स यहाँ लगेगी, इसको मैं F बोल देता हूँ, और एक फोर्स इसके इधर लगेगी, इसको भी मैं F बोल देता हूँ। दोनों फोर्स बराबर होगा बिकॉज ये दूरी D है, ये दूरी भी D है, ये दोनों चार्जेस Q1 Q2 सेम है, मतलब Q एंड Q, और यहाँ पे भी Q एंड Q सेम ही है, तो फोर्स भी सेम लगेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स है, जो नेट फोर्स है, उसको आप 2 फॉर्मेट में लिख सकते हो, एक तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड और दूसरा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्स। तो दोनों अपन सीखते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है तो देखो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कोई भी जो एक F है, यहाँ पे जो मैंने ये 2 F लिख रखे ना, इनमें से कोई भी एक F की वैल्यू होगी कि Q1 Q2, क्योंकि दोनों सेम है तो Q² हो जाएगा बाय D², ठीक है। अब हमको ये दिख रहा है कि दोनों फोर्सेस 60 डिग्री के एंगल पे, कैसे भाई, देखो ये साइड 60 है, ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी 60 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सही बात। तो ये अगर F होगा, ये अगर F होगा और ये एंगल 60 होगा, तो हमने वेक्टर्स में एक प्रॉपर्टी सीखी है, अगर 2 इक्वल वेक्टर है और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट F√3 होता है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप निकाल भी सकते हो फटाफट। कैसे, 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट आप निकालने के लिए F रिजल्टेंट लिख लो, तो वो क्या होगा, √(a², b², 2ab cos θ, वेक्टर्स का रिजल्टेंट। तो यहाँ पे a² मतलब f², b² भी अगेन f ही है, प्लस 2f जो हो जाएगा f² cos 60। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, देखो क्या होगा, सिंपल से cos 60 बनेगा 1/2, उसका 1/2 ये 2 से कट जाएगा, तो आपको 3f² मिलेंगे, तो आपको मिलेगा √3f²। तो f² को बाहर निकाल लोगे तो आंसर आएगा F√3। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड बस बोलूं कि नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो आप लिख सकते हो F√3, दैट इज F की वैल्यू पर डाल देते हैं,
एफ की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर टाइम्स √3। और अगर इस फोर्स की डायरेक्शन हमसे पूछे तो हम बोलेंगे क्योंकि दोनों ही फोर्सेस इक्वल हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हैं और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, अगर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं वेक्टर्स तो रिजल्टेंट हमेशा बीच से निकलता है 30 डिग्री पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो वेक्टर निकलेगा ये यहाँ से इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ से 30 डिग्री बनाता हुआ। इसके अलावा अगर आप इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो आप सिंपल से काम कर लेना, हमेशा ऐसा और ऐसा एक्स वाई एक्सिस बना लिया करो, ठीक है। जो वेक्टर एक्स या वाई में है उनको रहने दो, जो आड़ा टेढ़ा निकल रहा है उसको आप कंपोनेंट्स में ब्रेक करो। जैसे ये जो एफ है ये यहाँ पे 60 डिग्री पे जा रहा है ना, तो आप इधर एक कंपोनेंट कर लो एफ कॉस 60, इधर एक कंपोनेंट कर लो एफ साइन 60। तो हमारे पास राइट साइड में एक ही एफ ऑलरेडी था, इसमें एफ कॉस 60 ऐड हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों को मिलके आप आई कैप में लिख सकते हो के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर 1 प्लस कॉस 60, ब्रैकेट में आप कॉमन ले लोगे, ऐसा बन जाएगा, आई कैप में हो जाएगा। और नीचे ये वाला जो फोर्स है इसका आएगा एफ साइन 60 माइनस जे कैप, क्योंकि नीचे तरफ है। तो इस तरीके से आप वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर हमसे कोई पूछता है कि यहाँ पे अगर अलग अलग चार्जेस होते तब क्या करते, तब भी काम सेम होता। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप एक नेगेटिव क्यू रख लेते, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव ही रखते और यहाँ पे भी पॉजिटिव ही आप रखते, तो हमसे आप पूछता है इस पे नेट फोर्स, अब बताओ क्या होगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो उसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो अब रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में से ऐसा आएगा। वहां पे भी हमको अगेन वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, सही बात। ये एंगल अब 120 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल 60 है और ये पूरा 180 है, तो ये बचा कुछ 180 माइनस 60, तो ये 120 डिग्री बनेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बस बात ये ध्यान रखनी है कि अपन को वेक्टर एडिशन करना है। ये कैसे करते हैं उसके लिए वेक्टर आपको आना चाहिए, ठीक है। फटाफट एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ स्क्वायर में किस तरीके से होता है। सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, इसके कोनों पे एक एक चार्ज रखा है, मैं अलग अलग चार्ज लेता हूँ, मन से कुछ भी ले रहा हूँ, ठीक है। इसको क्यू मान लेते हैं, इसको 2q मान लेते हैं, इसको -q मान लेते हैं, इसको -2q मान लेते हैं। ऐसी मन से अपन ने कुछ भी रैंडम कर दिया। अब इसमें 2-3 चीजें हमसे वो पूछता है। सबसे पहले जैसे अगर पूछता है किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे नेट फोर्स बताओ, जैसे अगर हम बोलो इस चार्ज पे नेट फोर्स निकालना चाहूँ तो कैसे करेंगे अपन, तो हमको मिलेगा ये 2q को इधर पुश करेगा, ये ऊपर -2q को अट्रैक्ट करेगा और ये वाला -q को इधर अट्रैक्ट करेगा। अब हमको इन तीनों का वेक्टर रिजल्टेंट निकालना है, सिंपल, ठीक है। तो कैसे करेंगे एक बार फटाफट से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये राइट साइड वाला 2q को इधर फोर्स लगाएगा, इसको मैं F1 बोल देता हूँ। ऊपर वाला 2q को खींचेगा, इसको मैं F2 बोल देता हूँ। और ये कोने वाला डायगोनल वाला q को खींचेगा, इसको मैं F3 बोल देता हूँ, ठीक है। हमको अब इसमें एंगल्स भी बताने हैं, तो हमको एक बात पता है कि भैया स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा और ये डायगोनल जो होता है ये इसको 45 दो पार्ट्स में ब्रेक करता है, तो हम बोलेंगे ये एंगल हो जाएगा 45, ठीक है भाई। ये बेसिक बातें अपन को ध्यान रखनी है। अच्छा, F3 लिखने के लिए ये दूरी आपको लेनी पड़ेगी k q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो ये दूरी कितनी होगी, ये अगर d है, ये अगर d है तो हाइपोटेनस हो जाएगा d√2, पाइथागोरस थ्योरम जिंदाबाद, ठीक है। तो आप लिखोगे जैसे F1 लिख लेते हैं अपन, यह आ जाएगा k q 2q अपॉन दूरी d का स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा आपको 2kq स्क्वायर बाय d स्क्वायर। ऐसे करके आप F2 लिख लो, F2 हो जाएगा k q 2q अपॉन d स्क्वायर, ये भी अगेन हो जाएगा 2kq स्क्वायर बाय d स्क्वायर। सिमिलरली F3 आप लिख लो, तो F3 लिखने के लिए आप लिखोगे k q अपॉन d√2 का स्क्वायर। हमेशा कूलम्स लॉ में बात ध्यान रखना कि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं चार्जेस का और डायरेक्शन हम ऐसे एरो से दिखा देते हैं, ठीक है। तो वेक्टर में खेलना है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये हमको मिल जाएगा kq स्क्वायर बाय 2d स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ी देर के लिए। अब अपन बोल रहे हैं इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो वेक्टर में हमने सीखा है। देखो इसको करने का सिंपल तरीका ये है, देखो 3 वेक्टर्स है तो आप वो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा नहीं लगा पाओगे कि 3 वेक्टर्स है। तो सिंपल फंडा याद रखो, x और y एक्सिस बना लो, जो ऑलरेडी इनके अलॉन्ग है उनको छोड़ दो, जो आड़ा पेड़ा निकले उसको तोड़ दो, ठीक है। तो हमको एक चीज ये दिखाई देगी, ये जो kq स्क्वायर बाय 2d स्क्वायर है इसका इधर एक कंपोनेंट आएगा और ऊपर एक कंपोनेंट आएगा, और क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है ना, तो अपन ये बोलेंगे कि ये जो kq स्क्वायर बाय 2d स्क्वायर है इसका एक कॉस कंपोनेंट इधर आएगा, दैट विल बी kq स्क्वायर बाय 2√2d स्क्वायर, है ना। कॉस 45 जैसे होगा तो उसको 1/√2 लिख लिया। अच्छा, यही वैल्यू इधर पे भी आएगी क्योंकि साइन 45 भी 1/√2 ही होता है, तो सेम आएगा। तो अब आप नोटिस कर सकते हो ऊपर की तरफ जे कैप में क्या है, जे कैप में है 2kq स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर प्लस kq स्क्वायर बाय 2√2d स्क्वायर,
ये पूरा जे कैप का फॉर्मूला है, मतलब जे कैप का फोर्स कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसी तरीके से आई कैप में देखो क्या होगा। आई कैप में ये वाला बड़ा फोर्स अपन को दिख रहा है, देखो यहाँ पे 2 है, जबकि यहाँ पे नीचे में 2√2 है। तो अपन को ये दिख रहा है कि नेट पीछे की तरफ आने वाला है, क्योंकि पीछे की तरफ बड़ा फोर्स है। नेट फोर्स होता है बड़ा माइनस छोटा। तो आई कैप में अपन पीछे की तरफ लिखेंगे 2kq² माइनस kq² बाय 2√2d²। ये पूरा आएगा माइनस आई कैप में, ठीक है। तो आप कैसे लिखते हो, आई कैप वाला प्लस जे कैप वाला करके वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हो। अगर आपको इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप क्या करोगे, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर का रूट ले लोगे, क्योंकि ये पूरा जो रिजल्टेंट आया है लास्ट में हमको इस तरफ मिलेगा। देखो आई कैप वाला इधर आएगा, जे कैप वाला इधर आएगा, ठीक है। ये जो आई वाला है ये इस तरफ है और ये जो जे वाला है ये इस तरफ है, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए सीधा सीधा a² b² 2ab cos 90 आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, ठीक है भाई। तो सीधा सीधा ये आपसे हो जाएगा। थोड़ा टफ है नो डाउट, बट ये हो जाएगा। अब अपन फाइनली मूव ऑन करते हैं कि ट्रिक वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसमें भी बेसिकली 1-2 कॉन्सेप्ट है, वो अपन फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक अपन से जैसे ऐसे पूछता है कि हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन से हो सकता है, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें हमसे पूछता है कि अगर मैं सेंटर पे एक चार्ज लाके रखूं तो इन बाकी चार्जेस की वजह से उस सेंट्रल चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। ये अपन को पता करना है। तो सबसे पहले आप सोचो, इधर पे एक अगर आपने चार्ज रखा तो ये वाला चार्ज जो है इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, सही बात। तो आपस में तीनों कैंसिल होते हैं हमेशा, इसको ध्यान रखना। सिमिलरली अगर सेंटर पे यहां रखोगे तो ये इधर कैंसिल करेगा, ये इधर कैंसिल करेगा, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है। सिमिलरली पेंटागन में रखोगे तो सब आपस में एक दूसरे को एट लास्ट कैंसिल आउट कर जाते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली प्रूवन है, उसकी आप टेंशन मत लो। तो पहला फंडा क्या सीखा अपन ने, अगर रेगुलर पॉलीगॉन है और सेंटर पे कोई चार्ज रखा हो तो उस पर नेट फोर्स 0 लगेगी अगर कोनों पे बराबर चार्जेस रखे हैं, ठीक है। अगर हमसे फील्ड भी पूछेगा सेंटर पे, वो भी 0 होगी अगर बराबर चार्जेस रखे होंगे कोनों पे, और अगर नेट फोर्स किसी सेंटर पर रखे चार्ज पे पूछेगा वो भी 0 होने वाला है। अब क्वेश्चन में क्या करता है, एक एक करके चार्ज हटाता है और हमसे पूछता है कि नेट फोर्स अब बताओ कितनी लगेगी सेंटर पे, या फील्ड कितनी लगेगी सेंटर पे, वो देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में आपसे बताता हूं, मान लो कोने से यहाँ पे एक चार्ज हटा दिया, ट्राइंगल में एक चार्ज इन्हें रिमूव कर दिया। तो अब हमसे पूछता है सेंटर पे अगर एक चार्ज क्यू रखा होगा और बाहर में मान लो क्यू रखे हैं, तो अब हमसे क्या पूछता है कि सेंटर पे अगर एक चार्ज क्यू है और कोनों पे भी मान लो क्यू चार्ज है, अब बताओ इस वाले सेंटर वाले चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। या स्क्वायर में आ सकता है, इसने ये वाला चार्ज हटा दिया हो, कोई भी एक हटा दिया, मान लो ये वाला हटा दिया हो। अब वो पूछे बताओ सेंटर पे रखे हुए चार्ज पे बाकी चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा। ये चीज वो हेक्सागन पेंटागन में भी करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करके भी देखेंगे पेंटागन का, जो थोड़ा टफ होता है। तो इसमें कुछ नहीं, एक ट्रिक ये है मेरी, आप क्या करो, जो भी चार्ज रखा, जैसे यहाँ पे क्यू है ना, यहाँ पे नहीं है चार्ज, तो आप क्या करो, मेंटली सोचो नेगेटिव बराबर क्यू चार्ज का नेगेटिव चार्ज लाके कोनों पे रख दो। आप क्या करो, इस क्यू पे एक नेगेटिव क्यू लाके रख दो, इस क्यू पे एक नेगेटिव क्यू लाके रख दो और यहाँ पे एक नेगेटिव क्यू लाके रख दो। तो उससे होगा क्या, ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, फुट्टूस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ वाला भी फुट्टूस हो जाएगा। अब हमारे पास आखिरी में कंडीशन क्या बचेगी, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज रह जाएगा, ये वाला फुट्टूस हो जाएगा, ये वाला फुट्टूस हो जाएगा। अब आप सोचो ये माइनस चार्ज इस पे कहाँ फोर्स लगाएगा, वही आंसर है क्वेश्चन का। मतलब ये जो माइनस क्यू हमारा इस सेंट्रल चार्ज को इधर खींचेगा, राइट। तो वो जो फोर्स लगाएगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मान लो हमारा अगर इस ट्राइंगल का साइड डी दे रखा है, तो आप बोल सकते हो सेंटर की और इसकी दूरी कितनी होती है, d/√3। सबसे पहले हमने यही सीखा था। तो जो फोर्स लगेगी, नेट फोर्स लगेगी सेंटर वाले चार्ज पे, वो जाएगी KQ1Q2 अपॉन d/√3 का स्क्वायर। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद जैसे मान लो स्क्वायर में उसने किया, स्क्वायर में उसने यहाँ पे एक चार्ज हटा दिया, फिर से आप वही काम करो। इसके बाद अब स्क्वायर की बारी है, मान लो स्क्वायर में उसने यहाँ से एक चार्ज हटा दिया, अब बोले सेंटर वाले चार्ज पे नेट फोर्स बताओ क्या होगा। तो आप मन में सोचो 4 नेगेटिव चार्ज लाओ बराबर मैग्नीट्यूड के, क्यू मैग्नीट्यूड के, इन कोनों पे लाके रख दो। तो जब आप लाके रखोगे तो ये फुट्टूस हो जाएगा, ये फुट्टूस हो जाएगा, ये फुट्टूस हो जाएगा और यहाँ पे एक माइनस क्यू आके बैठ जाएगा। ये सिचुएशन बन जाएगी, बना लेते हैं। यहाँ पे माइनस क्यू आ गया, ये फुट्टूस हो गया, फुट्टूस हो गया, फुट्टूस हो गया। अब आप सोचो ये माइनस क्यू उसको कहाँ फोर्स लगाएगा, ऐसा फोर्स लगाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा कि नेट में आखिरी में जो ये 3 बचेंगे ये इस पे इधर ही फोर्स लगाने वाले हैं जहां पे ये माइनस क्यू लगाएगा। ये ट्रिक है, ठीक है। तो इस पे इधर फोर्स आ जाएगी
और इस पे इधर फोर्स आ रही थी, ये नहीं बनाया मैंने, ठीक है। यहाँ पे फोर्स जो लगेगी माइनस क्यू की वजह से, अगेन देखो ये पूरा साइड मान लो डी है, ये हो जाएगा d/2, ये हो जाएगा d/2, तो ये कितना हो जाएगा t/2√2। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी, इस तरफ में जो फोर्स लगेगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं kq²/d/2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एकदम सिंपल सी थोड़ी सी मैथ्स है और डिस्टेंस अपन को निकालते आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से हेक्सागन में भी वो कर सकता है, हेक्सागन में भी सेम काम है। मान लो क्वेश्चन में बोलता है कि भैया हमने ये कोने का एक चार्ज हटा दिया और सेंटर पे एक चार्ज Q है, उस पे नेट फोर्स बताओ इन सारे Q चार्जेस की वजह से। तो अब क्या करोगे आप, फिर से वही काम करोगे, नेगेटिव 6 चार्ज लाके कोनों पे पटक दो, ये सारे निपट जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और यहाँ पे एक Q चार्ज आके रह जाएगा नेगेटिव Q, और वो इसको इधर फोर्स लाएगा, ट्रैक करेगा इस चार्ज को, राइट। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ये जो बचे कुछ 5 है, ये इस पे इधर ही नेट फोर्स लगा देंगे, जो ये अकेला माइनस Q लगा रहा होगा। तो ये ट्रिक है अपना एक्चुअली, ठीक है। तो अपन बोलते हैं ये सारे न्यूट्रलाइज हो गए और ये माइनस Q इस सेंट्रल चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ऐसे करके, तो वो कितना फोर्स लगाएगा अपन को पता है। अगर ये हेक्सागन का साइड D है तो अपन बोल सकते हैं सेंटर से कोने की दूरी भी D होती है, क्योंकि हेक्सागन की प्रॉपर्टी है कि ये सारे ट्राइंगल इक्विलेटरल होते हैं, सही बात है। तो फोर्स अगर अपन को लिखना होगा तो kq²/d² ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फोर्स हो जाएगा kq²/d²। तो वीडियो को कंक्लूड करने से पहले एक बढ़िया सा अपन पेंटागन का सवाल लेते हैं, जो कई बार पूछा भी जाता है अपन से, ठीक है। थोड़ा टफ है, लेट्स सी, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये बेसिकली पेंटागन का सवाल है जिसमें 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक एक करके अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला है चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन हैविंग इक्वल चार्जेस Q एट इट्स कॉर्नर्स, फाइंड द फोर्स ऑन Q0। क्वेश्चन में बोला अगर बीच में एक Q0 चार्ज लाके रखा तो बाकी चार्जेस की वजह से उस पर फोर्स कितनी लगेगी। अभी अपन ने सीखा सीधा सीधा 0 आप लिख दोगे, तो इसका करेक्ट आंसर सीधा आप टिक कर देना 0, क्योंकि सारे फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाते हैं और सेंटर पे फील्ड भी 0 होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है इफ चार्ज ऑन वन ऑफ द कॉर्नर इज रिमूव, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन Q0। क्वेश्चन ने बोला कोई भी कोने का एक चार्ज अगर हटा देते हैं, अब बताओ Q0 पे कितना फोर्स लग रहा होगा। फिर से अपनी ट्रिक काम आएगी, आप मेंटली 5 चार्जेस लाओ, नेगेटिव साइन के इसके ऊपर रख दो, तो ये फुट्टूस हो जाएगा, ये फुट्टूस, ये भी फुट्टूस, ये भी फुट्टूस, और यहाँ पे आ जाएगा एक माइनस Q। ये माइनस Q इस पे इधर फोर्स लगा देगा, राइट। अब उसने हमको एक चीज बोली है कि सेंटर से कोने की जो दूरी है वो A है, ठीक है। ये उसने क्वेश्चन में हमको गिवन है, ठीक है। ये देखो, अज्यूम A इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्नर ऑफ पेंटागन, उसने ये हमको A दे रखा है, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट के लिए आप लिखोगे फोर्स हो जाएगा kQ0Q अपॉन A², सिंपल। तो अपना आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है भाई। फाइनली अपन थर्ड ऑप्शन की तरफ, थर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, जो थोड़ा बढ़िया प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला है, इफ 2 एडजेसेंट चार्जेस आर रिमूव फ्रॉम कॉर्नर्स, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन Q। अब उसने 2 चार्जेस हटा दिए कोनों से, मान लो अब उसने ये दोनों हटा दिए, 2 एडजेसेंट चार्जेस हटा दिए, अब वो फोर्स पूछ रहा है। फिर से सेम काम, नेगेटिव चार्ज लाके रखोगे तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव Q आ जाएगा, राइट। अब क्या होगा, ये वाला नेगेटिव Q भी इसको इधर खींचेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वही ये बाकी के तीनों की वजह से होगा, ये हमारा ट्रिक बताता है, राइट। तो अब हमको मुद्दा ये है कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है इधर और इधर कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सबसे पहली चीज आप सोचो, एक अगर पेंटागन है, ठीक है, तो उसके सेंटर पे अपन को पता 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री। उस 360 को हमको 5 पार्ट्स में तोड़ना है, ठीक है। हर एक ट्राइंगल के में एक एक पार्ट होगा, 3 4 5, ऐसे 5 पार्ट होंगे। तो मैं बोलूँ 360 को डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपको 72 डिग्री मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक एक्स और वाई एक्सिस इस तरीके से कुछ बनाई अपने रेफरेंस के लिए। अब मुझे पता है ये अगर फोर्स F है तो इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा, ठीक है। सिमिलरली इस फोर्स के भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा। तो आप देखो ये दोनों तो कैंसिल होने वाले हैं और जो नेट कंपोनेंट बचेंगे वो नीचे वाले ही बचने वाले हैं दोनों, राइट। तो इतना मेहनत भी अपन कर सकते हैं, या इसका एक और ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मजा आएगा, सुनना। अगर मैं बोलता हूँ कि ये फोर्स F है और ये भी फोर्स F है, जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं kQ0 अपॉन A², ये फोर्स तो अपन को ऑलरेडी पता है। दोनों फोर्सेस बराबर है, बीच का एंगल 72 है, तो अपन को पता है √A² B² 2AB cos थीटा अब लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको लगाते हैं। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला लगा A² + B² + 2AB cos 72, है ना, क्योंकि इनके बीच का एंगल 72 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे F² आएगा, ठीक है,
अगर आप पूरे में से एफ स्क्वायर कॉमन ले लो तो एफ बन के निकलेगा रूट के बाहर, सही बात है। अब अंडर रूट में क्या बचेगा, आप ध्यान से देखो, ये 1 + 1 2 हो जाएगा और ये 2 बचेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे 2 को कॉमन लिख लिया ऐसा, और हमारे पास अंदर क्या बचेगा, ये बनेगा 2 और ये 2 cos 72। तो अपन को मिलेगा 1 + cos 72, सही बात है। अब देखो 1 + cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आपको मिलेगा f अंडर रूट में 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 72 का आधा 36 डिग्री, सही बात है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 cos स्क्वायर है तो एक cos अगेन बाहर आ जाएगा, सही बात है। तो आप बोलोगे आपका आंसर आएगा f इंटू 2 इंटू cos 36 डिग्री। तो हमारा जो आंसर है आप देखोगे f की वैल्यू ये रखिए k³ Q0 बाय a स्क्वायर, और उसमें आएगा 2 मल्टीप्लाई हो गया और cos 36 भी आएगा। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप कई सारे टफ प्रॉब्लम्स को भी इजीली थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये ट्रिक को आप बढ़िया तरीके से यूज करोगे, बिकॉज विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही बात है। तो यार इसी के साथ अपन वीडियो को कंक्लूड कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज उसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में सीखेंगे, क्योंकि गॉस लॉ का सेंट्रल कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो वो पहले अपन सीखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहो, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सुपर ऑसम वीडियो में, और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।